नमस्कार, सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबर। बाजार के लिए मजबूत ग्लोबल संकेत। अमेरिकी बाजार में 1% से ज्यादा की बढ़त। महंगाई में हल्की गिरावट के बाद ब्याज दरें न बढ़ने के असर से बाजार में दिखी तेजी। आज आएंगे दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। मुनाफा 6,000 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद। जीआरएम में हल्की गिरावट का अनुमान। कैफे डे के आईपीओ में पैसा लगाने का आखिरी दिन। प्राइस बैंड 316 से 328 रुपए के बीच। 2 दिन में 75% तक भरा इशू। रंग लाई सीएनबीसी आवास की मुहिम। कॉल ड्रॉप हुई तो कंज्यूमर को मिलेगा मुआवजा। खराब सर्विस क्वालिटी पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाएगी टीआरएआई। लगातार 10वें महीने भी एक्सपोर्ट के मोर्चे पर नहीं दिखी राहत। पिछले साल के मुकाबले सितंबर में एक्सपोर्ट 24% गिरा। क्रूड इंपोर्ट गिरने से इंपोर्ट में भारी दबाव। और बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज। 32 विधानसभा क्षेत्र में 456 प्रत्याशियों को किस्मत दांव पर। ज्यादातर सीटें नक्सल प्रभावित। प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और नेटवर्क 18 ने किया रेलवे के तत्काल टिकटों में धांधली का पर्दाफाश। एक खास सॉफ्टवेयर से फटाफट टिकट बुक करते हैं दलाल। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिए फर्जीवाड़े की जांच के आदेश। और आईफोन 6s और 6s प्लस का इंतजार हुआ खत्म। कल रात भारत में हुआ आईफोन के दोनों फ्लैगशिप स्मार्टफोन का लॉन्च। अब तक लोगों से मिला ठंडा रिस्पॉन्स। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं ये समझ लेते हैं। याद रखिए, कल भारतीय बाजारों में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी, क्योंकि हमने देखा एशिया बाजारों के क्यूज अच्छे थे। उसके बाद यूरोप की शुरुआत भी अच्छी रही। निफ्टी अच्छे खासे गेंस पर जाकर टिका। 200 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा सेंसेक्स में भी देखने को मिला। और अमेरिका में भी हमने देखा फिर से खरीदारी का रुख आता हुआ। करीब 1% से ज्यादा के गेंस देखे गए। आशीष वर्मा हमारे साथ है बताने के लिए अमेरिकी मार्केट में तेजी का क्या ट्रिगर था। आशीष, पिछले 2 दिनों से आपको याद होगा अमेरिकन मार्केट्स में कमजोरी का आलम था, तो इस लिहाज से एक अच्छा सेशन, इनफैक्ट कहना चाहिए एक बेहतरीन सेशन कल के कारोबारी सत्र में देखने को मिला। 1.25 से 1.25% के आसपास ही तेजी। दिन के हाईस पे जाके मार्केट्स क्लोज हुए। डाउ में 200 अंक तक की मजबूती थी। इनफैक्ट डाउ और एसएनपी दोनों ही जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 17,000 और 2,000 के लेवल्स हैं, कल की तेजी के बाद उन लेवल्स के ऊपर आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। कहां से मदद मिल रही थी? खासतौर पे फाइनेंशियल स्टॉक्स, उनमें अच्छी खरीदारी थी। साथ साथ जो इकोनॉमिक डेटा अमेरिका में कमजोर आ रहा है, उससे भरपूर सहारा था। आपको याद होगा वेडनेसडे को हमने हाईलाइट करा था कि रिटेल सेल्स वहां पे कमजोर हो रही थी। कल यानी कि थर्सडे को वहां पे सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, उसमें 0.2% की कमी आती हुई। उसके बाद ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद फेड जल्द मूव ना करे। फेड की 2 प्री कंडीशंस हैं, एक तो लेबर मार्केट, दूसरा इन्फ्लेशन रेट। और इन्फ्लेशन में जिस तरह की कमी आ रही है, अब ज्यादातर भरोसा लौट रहा है लोगों का कि जल्द मूव नहीं होगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में, या फिर रिस्क ऑन ट्रेड जिसे हम कहते हैं, वो वापस आते हुए और भरपूर खरीदारी देखने को मिल रही है। पर ध्यान रखें, इन्फ्लेशन कम क्यों है? अमेरिका में ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कच्चे तेल की प्राइसेस जो गिर रही हैं, उसका ज्यादा फर्क है। दिक्कत की बात है, अभी भी अमेरिकन बायर्स खरीदारी करने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये इन्फ्लेशन कमजोर कर रहा है। और इनफैक्ट कई सारी वॉल स्ट्रीट की फर्म्स ने यूएस के जीडीपी फोरकास्ट को भी कम कर दिया है। तो बुरी खबरें इस समय बाजार को बेहद अच्छी लग रही हैं, क्योंकि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, इसलिए मूव्स हैं। यूरोप आपकी स्क्रीन पर आएगा और वहां पे अच्छा सेशन था। इनफैक्ट वहां पे भी 1.5% के आसपास की मजबूती थी। कच्चे तेल के मार्केट्स में कल प्राइसेस गिरे थे, उसके बावजूद यूरोप में बेहतर प्रदर्शन था। वो इसीलिए था क्योंकि जो नतीजे आ रहे हैं वो कुछ हद तक स्ट्रेंथ दिखा रहे थे कल। और साथ साथ अमेरिका का जो बेहतर ओपनिंग थी, अमेरिका का जो बेहतर प्रदर्शन था, उसका फायदा यूरोपियन बाजारों को मिला। और क्योंकि हमने ओवरनाइट जो बेहतर क्यूज पिकअप करें, वॉल स्ट्रीट फर्म था, उसका भरपूर फायदा था आपको तमाम एशियन मार्केट्स में आता हुआ नजर आएगा। वो तमाम एशियन पैक आपकी स्क्रीन पर आता हुआ मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। 1 से ऑलमोस्ट 1.5% तक की मजबूती। और एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि आज जो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास की मजबूती के साथ शायद ओपनिंग हो। फिर से रौनक बढ़ती हुई दिखाई देगी इन क्यूज के चलते। यही संकेत मिल रहे हैं। आशीष ने जैसी एनालिसिस की, याद रखिए कल के सत्र में हमने देखा जो बैंक निफ्टी है वहां पर भी अच्छे खासे गेंस बनते हुए दिखाई दिए थे। चौतरफा खरीदारी का मूड था, जहां पर हमने देखा जो आउट परफॉर्मेंस है, जो लीडरशिप आई,
वो दिग्गज कंपनियों की ओर से ही आती हुई दिखाई दी थी। तो टॉप ट्रेड्स में हमने देखा और तमाम बड़ी कंपनियां शामिल थी। आज ऑफ कोर्स दूसरी बड़े ट्रिगर्स है जिस पर भारतीय बाजारों की नजरें रहेंगी। इंटरनेशनल क्यूज के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। तो पूरा रिजल्ट सीजन अपने चरण पर और उसका भी इम्पैक्ट आज मार्केट्स में देखने को मिलेगा। अनिल सिंह भी हमारे साथ है, सीएनबीसी आवाज के मार्केट्स एडिटर। अनिल, कल अच्छी रौनक और आज संकेत है कि ये और बढ़ेगी। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि संकेत बहुत ही बेहतरीन और जिस तरह से अमेरिकी बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर बंद हुए, इतनी शानदार तेजी दिखाते हुए नजर आए, उसका फायदा जरूर मिलेगा। और वैसे भी डेटा भी थोड़े बेहतर होते हुए दिखे। कैश मार्केट में एफआईज और डोमेस्टिक फंड दोनों की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आया है, वो भी काफी मदद करता हुआ दिखेगा। लेकिन बाजार अब काफी इंटरेस्टिंग लेवल्स के आसपास पहुंच रहे हैं। पहले 8,200 ये लेवल अहम होगा, जिसके पास कल हम पहुंचे हैं, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे हुई है। तो आज 8,200 के ऊपर शुरुआत कर पाए और थोड़ी देर टिक पाए घंटे पर, तो बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि उसके बाद काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिखेगी उन ट्रेडर्स की तरफ से जिन्होंने कॉल्स बेचे हैं। और उसके बाद 8,250, 8,300 अल्टीमेट लक्ष्य इस रिकवरी का, जिसमें बाजार उन लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं। हफ्ते का आखिरी दिन है और अगर आज बाजार 8,200 के ऊपर की एक क्लोजिंग दे पाए तो वो बहुत ही बेहतरीन होगा बाजार के लिए, संकेतों के लिहाज से, अगले हफ्ते के लिहाज से भी। क्योंकि रिजल्ट्स के लिहाज से आज बड़े रिजल्ट जो है वो रिलायंस के और वो बाजार बंद होने के बाद है, तो बाजार का मूड खराब हो किसी वजह से वैसे कोई बड़े कारण अभी तक दिख नहीं रहे हैं। और एशियाई बाजार में अगर इसी तरह की मजबूती बनी रहती है तो मुझे लगता है बाजार के लिए एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। सेकंड हाफ में आपको कुछ और मजबूती आने के आसार नजर आए। तो ओवरऑल मैं उम्मीद कर रहा हूं कल ही की तरह एक अच्छा मजबूत ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए फिर से आज देखने को मिल सकता है। एक और मजबूत सत्र की तैयारी में रहिएगा आज। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री, जैसे अनिल ने भी कहा, नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद। लेकिन क्या बाजार की उम्मीद है दूसरी तिमाही से, इसका जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ है नीरज बाजपेयी। नीरज, बताइए क्या उम्मीद करें नंबर से? या बाजार को जिस नतीजे के अंजार वो रिलायंस और बाजार बंद होने के बाद आएगा, तो स्टैंड अलोन मुनाफा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तिमाही दर तिमाही हमारा अनुमान है, उसके मुताबिक करीब 6,000 करोड़ रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है इसमें। वहीं अगर आप एबिटा में देखेंगे तो ये 8,740 करोड़ के आसपास रह सकता है, जो तिमाही दर तिमाही हमारा अनुमान निकल के आ रहा है। जीआरएम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिलायंस के लिए, उस पर अगर डालें तो जो पिछली तिमाही में था वो 10.4 जीआरएम डॉलर पर बैरल था, वो इस बार 9 से $9.5 के आसपास रह सकता है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन भी अगर आप देखेंगे वहां पे तो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जा रही क्योंकि लगातार क्रूड में जो एक फ्लक्चुएशन बना हुआ था उसकी वजह से ये यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। क्रूड के प्राइसेस ऑलमोस्ट जो है 45 से 50 के बीच में आज पूरी तिमाही के दौरान रहा है। पेट्रोकेम बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो वॉल्यूम है वो एक तरीके से देखेंगे थोड़ा सा फ्लैट सा रहा है, पिछली तिमाही के मुकाबले ही यहाँ पे रहा है, लेकिन वॉल्यूम में काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिली। तो मार्जिन एक तरीके से फ्लैट, लेकिन वॉल्यूम में काफी बढ़त देखने को मिली है। थोड़ा सा करेंसी का भी हेडविंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर नतीजे जो है पिछली तिमाही के आसपास से उसके तरह ही रह सकते हैं। चलिए, कुछ सिमिलर परफॉर्मेंस रह सकता है जैसे Q1 में देखने को मिला था, लेकिन जीआरएम थोड़े से नरम होने की पूरी संभावना है। आपको ये भी बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हमारा जो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है वो ये है कि जो आप चैनल देख रहे हैं वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन RIL के हाथ में ही है। लेकिन सितंबर महीने में एक्सपोर्ट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और ये चिंताजनक है। ये लगातार 10वां महीना है जिसमें एक्सपोर्ट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सितंबर में एक्सपोर्ट 24% घटा और लगभग 21.84 अरब डॉलर पर पहुंचा है। इसके अलावा इंपोर्ट में भी गिरावट आई है और ये करीब 32 अरब डॉलर पर आया है, जो कि साल दर साल के आधार पर 25% की गिरावट है। दरअसल क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में भारी गिरावट से इंपोर्ट में कमी भी देखने को मिली है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे कौन से स्टॉक की न्यूज जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए और साथ ही आज कमोडिटी मार्केट की रणनीति। आप देख रहे हैं सुबह सीएनबीसी आवाज पर। किन स्टॉक्स पर आज आपकी नजर होनी चाहिए? कारोबार शुरू होने से पहले हमारे साथ ही यही बताने के लिए हमारी रिसर्च टीम की पूजा और सोनम। बताइए कौन से स्टॉक्स आज नजर में रखें? गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों के साथ करते हैं। माइंडट्री ने कल मार्केट आज के बाद अपने दूसरे तिमाही के नतीजे घोषित किए। जबरदस्त नतीजे आए हैं। हर एक पैरामीटर पर हमारे एक्सपेक्टेशंस को या फिर किसी भी मार्केट के एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पर
बीट किया है। मुनाफे में 14.5% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। रुपी रेवेन्यू में 19% की बढ़ोतरी, डॉलर रेवेन्यू में 16% की बढ़ोतरी और 18.5% के मार्जिन कंपनी डिलीवर किए हैं पिछले तिमाही के 17.7% के मुकाबले। और फॉरेक्स स्कैम के मामले में ओबीसी और एक्सिस बैंक का नाम भी सामने निकल कर आया है और इसमें एक ऑफिसर्स की ईडी की तरफ से गिरफ्तारी भी हुई है। और यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का कहना है कि 7 और बैंक्स भी जांच के घेरे में आ चुके हैं, जिसमें कि आईएनजी वैश्य बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, येस बैंक और डीसीबी बैंक के नाम शामिल है। उनका कहना है कि इस फॉरेक्स स्कैम के जरिए 557 करोड़ के फॉरेक्स इंडिया के बाहर भेजे गए हैं। सारी की सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फोकस में रहेगी, जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, जहां पर डीजल का दाम बढ़ गया है, महंगा हो गया है डीजल। कल मध्यरात्रि से ये लागू हो गया है। 95 पैसे प्रति लीटर से दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल के दाम में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। एचडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पर सीसीआई ने स्टैंडर्ड लाइफ को एचडीएफसी लाइफ में अपना स्टेक 26% से 35% तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। टाटा मोटर्स के लिए आज एक और शानदार दिन हो सकता है, जहां पर कंपनी ने अपने ग्लोबल होलसेल बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं जो जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। साल दर साल यहाँ पे कुल बिक्री में 21% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 40% की बढ़ोतरी देखने मिल रही है। आदित्य बिरला ग्रुप आज 145 पर कुमार मंगलम बिरला की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें नई ई कॉमर्स कंपनी को लेकर कुछ घोषणा निकल कर आ सकती है। डीएलएफ के लिए इंपॉर्टेंट खबर आती हुई, जहां पर सेबी ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। वे चाहते हैं कि डीएलएफ किसी भी तरह की फंड रेजिंग ना कर सके या फिर कंपनी के सब्सिडरीज किसी भी तरह की फंड रेजिंग ना करे जब तक 2007 के आईपीओ डिस्क्लोजर मामले का कोई फैसला नहीं आ जाता। मतलब सेबी ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट को कि डीएलएफ किसी भी तरह की फंड रेजिंग ना कर सके। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर मुनाफे में गिरावट और कमजोर एसेट क्वालिटी के चलते केयर रेटिंग्स ने बैंक के टियर 2 बॉन्ड्स की रेटिंग AAA से घटाकर AA- की दी है। टाटा टेली और श्री इंफ्रा के काउंटर पर नजर रखेगा, जहां पे अमेरिकन टावर कॉर्प और वायाकॉम नेटवर्क्स की जो एक डील है वो अनाउंस हो सकती है अगले हफ्ते। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक एटीसी वायाकॉम नेटवर्क्स में 51% की स्टेक अक्वायर करेगा। श्री इंफ्रा पूरी तरह या फिर एसआरईआई ग्रुप पूरी तरह एग्जिट कर लेगा। वायाकॉम नेटवर्क से काफी सारे और निवेशक भी है जो इस डील में एग्जिट करते हुए दिखाई देंगे। वही टाटा टेली जो फिलहाल एक मेजॉरिटी होल्डर है वो अपनी हिस्सेदारी को कम कर देंगे। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज एक फंड एक्शन देखने को मिला है। ऑरेंज मॉरिशस इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ से कंपनी के करीब 26 लाख शेयर्स 106 के भाव पर बेचे। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भी फंड एक्शन हुआ है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कंपनी के 4 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 340 रुपए प्रति शेयर पर। वही रिलायंस म्यूचुअल फंड ने कंपनी के 4 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। अब कॉफी डे एंटरप्राइजेस के आईपीओ का अपडेट ले लेते हैं। आज ये आईपीओ क्लोज होगा जो अब तक से 75% सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा डीसीबी बैंक और स्पाइसजेट में सर्किट फिल्टर रिविजन देखने को मिला है। डीसीबी बैंक का सर्किट फिल्टर 20% से 10% और स्पाइसजेट का 20% से 10% सर्किट रिवाइज कर दिया गया है। तो ये सभी स्टॉक्स आज एक्शन में रहेंगे, लेकिन आज निफ्टी के लिए क्या ट्रेड है उसका भी जायजा ले लेते हैं। वरुण हमारे साथ है और उनसे पहले समझेंगे कि कौन से आज अपॉर्चुनिटीज दिख रही है ट्रेड के लिहाज से। कौन से स्टॉक्स वरुण बताइए चुने गए हैं? देखिए, हमारे एक्सपर्ट चौतरफा खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले तो मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी की सलाह दी है। कल अच्छा खासा ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिला था। नतीजों के बाद 1 से 2 दिन में स्टॉक आपको 505 के लेवल्स दिखा सकता है। इसके अलावा डीएचएफएल में दरअसल इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक भी आपको 243 के लेवल दिखा सकता है। एक हायर बॉटम फॉर्मेशन इस काउंटर में देखने मिल रहा है और इसी के चलते खरीदारी की सलाह। इनफैक्ट डीएचएफएल जो है ये कंसेंसस बाय है आज का, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट मोहित गाबा ने भी दरअसल डीएचएफएल में खरीदारी की सलाह दी है और 2 दिनों में 242 के लक्ष्य ये भी इस काउंटर में सुझा रहे हैं। और इनका जो दूसरा कॉल है वो बीपीसीएल में खरीदारी करके चले। 2 दिनों में 910 के लक्ष्य आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। और सबसे आखिरी में बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स के इंद्रायण विश्वास ने सेंचुरी टेक्सटाइल में खरीदारी की सलाह दी है। 3 से 4 दिनों में 578 के लक्ष्य आपको काउंटर दिखा सकता है। और एसबीआई में उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 1 से 2 दिनों में स्टॉक आपको 254 के लक्ष्य दिखा सकता है। तो पूरी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मौके जो है वो तेजी की पोजीशंस पर ही हैं और उसी तरह की आपकी रणनीति भी होनी चाहिए। कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन रहेगा आज उसका जायजा ले लेते हैं। उम्मीद से बेहतर अमेरिकी महंगाई दर के आंकड़े आने के बाद डॉलर में तेजी की वजह से सोने में अब कुछ गिरावट देखने को मिली। सोना $1182 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया। क्रूड में लगातार चौथे दिन गिरावट देखी जा रही है। नाइमेक्स के भाव आपके लिए हाजिर करेंगे $47 और ब्रेंट क्रूड $50 के करीब दिखाई दिया है। वहीं डॉलर के मुकाबले कल रुपया 22 पैसे मजबूत हुआ।
और 64.82 के आसपास लेवल्स देखे गए। दीपन शाह हमारे साथ है। दीपन, बताइए सोने में क्या रणनीति हो, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा था अच्छी खासी चमक देखने को मिली थी, तो आज उस सभी तेजी की पोजीशंस पर क्या मुनाफा वसूली का दबाव आएगा, क्या वही रणनीति भी अपनानी चाहिए? जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए, अगर सोने की बात करेंगे तो हमने देखा था कि कल 5 कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशन एमसीएक्स में आपको गोल्ड में बढ़त देखने मिली थी, तो 27,300 के क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक तो एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो आप अगर अग्रेसिव ट्रेडर है तो 27,350 के आसपास शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। 26,425 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में आपको फिर से टारगेट 26,200 से 300 के देखने मिल सकते हैं। शुक्रिया दीपन इस जानकारी के लिए। वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद रेलवे के तत्काल टिकटों में हो रही है धांधली, इसका करेंगे पर्दाफाश सीबीसी आवाज पर। और बात करेंगे अब कॉल ड्रॉप पर टीआरएआई की सख्ती की। कॉल ड्रॉप पर आवाज की मुहिम रंग लाई है। सीबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई ने फैसला लिया है कि अगर कॉल ड्रॉप होता है तो टेलीकॉम कंपनियां कंज्यूमर को मुआवजा देंगी। आज इस बारे में अंतिम ऑर्डर जारी किया जाएगा। कॉल ड्रॉप पर इस फैसले के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, कॉल ड्रॉप को लेकर टीआरएआई ने क्या फैसला लिया है और क्या कह सकते हैं कि सीबीसी आवाज की मुहिम अब रंग ला रही है? दरअसल कल टीआरआई के ऑफिस में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उसी बैठक में यह फैसला लिया गया कि अगर किसी कंज्यूमर का कॉल ड्रॉप होता है तो टेलीकॉम ऑपरेटर को उस कॉल ड्रॉप के एवज में मुआवजा देना होगा और मुआवजे को लेकर ऑर्डर आज किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। मुआवजा क्या होगा, इसको आधार बनाया गया है कंसल्टेशन पेपर को, जिसमें कहा गया था कि अगर पहले 5 सेकंड में अगर कॉल ड्रॉप हो जाता है तो उस कॉल का पैसा नहीं लगेगा, उस कॉल का चार्ज टेलीकॉम कंपनियां नहीं वसूलेंगी। अगर बाद में कॉल ड्रॉप होता है तो जिस मिनट में कॉल ड्रॉप होगा उस मिनट का चार्ज टेलीकॉम कंपनियां नहीं वसूलेंगी। अब इसी को आधार बनाते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है मुआवजा देने का। ऑर्डर आने के बाद ये पता चलेगा कि इस मुआवजे की बारीकियां क्या है, मुआवजे को किस फॉर्मूले के आधार पर तय किया जाएगा। उसके बाद कल देर शाम टीआरआई ने एक प्रेस रिलीज जारी करके भी कहा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को लेकर जो भी सरकार ने मापदंड तय किए हैं उसमें से किसी एक मापदंड का कोई टेलीकॉम ऑपरेटर उल्लंघन करता है तो 50,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। अगर उसी मापदंड का, उसी नियम का बार बार टेलीकॉम ऑपरेटर उल्लंघन करता है तो उसको 2 लाख तक जुर्माना देना पड़ सकता है। तो एक महत्वपूर्ण फैसला कॉल ड्रॉप को लेकर, क्वालिटी ऑफ सर्विस को लेकर ट्राई की सख्ती और सरकार की सख्ती के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तो आज इस पूरी मुहिम का आप कह सकते हैं रंग लाती हुई दिखाई देगी। काफी समय से सीबीसी आवाज इस मुद्दे को उठा रहा था और आखिर में टीआरएआई सख्ती लेने की पूरी तैयारी कर रहा है इन कंपनियों पर। वहीं आज फोकस रहने वाला है एक बार फिर बिहार के महासंग्राम पर, क्योंकि ये दूसरी जंग आज शुरू होती हुई दिखाई देगी। दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लोगों ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालना शुरू कर दिया है। इस दौर में 32 सीटों पर चुनावी संग्राम है। खास बात यह है कि 32 में से 23 सीटों पर मतदान वक्त से पहले थम जाएगा, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित है। पहली बार बिहार चुनाव में ऐसे संवेदनशील बूथों पर एंटी नक्सल कोबरा फोर्स की तैनाती की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 700 से ज्यादा कंपनियां भी सुरक्षा में लगाई गई हैं। आपको बता दें कि इस दौर में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर सीएम पद के दावेदार भी शामिल हैं। और हमारे सहयोगी चैनल IBN7 ने कल रेलवे के तत्काल टिकटों में होने वाली धांधली का पर्दाफाश किया है। अपने स्टिंग ऑपरेशन 30 सेकंड में उन्होंने दिखाया कि कैसे कुछ दलाल एक खास सिस्टम के जरिए या फिर एक खास सॉफ्टवेयर के जरिए तत्काल टिकटों की बुकिंग करा लेते हैं। जब तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए आप IRCTC की वेबसाइट पर पूरी जानकारी भरते हैं, तब बाद वेबसाइट हैंग हो जाती है और दोबारा लॉगिन करने पर कंफर्म मिलने वाला टिकट भी वेटिंग हो जाता है, क्योंकि इस दौरान दलाल सॉफ्टवेयर की मदद से टिकट की बुकिंग कर लेते हैं। IBN7 के स्टिंग का काफी बड़ा असर हुआ है। इस खबर को दिखाए जाने के बाद
केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट किया कि रेलवे टिकट बुकिंग में हो रहे फर्जीवाड़े की जांच के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। और आखिरकार रात 12 बजे आईफोन 6s और 6s प्लस का लॉन्च हो गया। कैसा रहा लॉन्च और कैसा था लोगों का रिएक्शन, लोगों का रिस्पांस, जानते हैं पूरी ग्राउंड रिपोर्ट टेक गुरु यश भट्ट से। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। फाइनली आईफोन 6s और 6s प्लस लॉन्च हो गए। एक्साइटमेंट कैसा था लोगों का, सबसे पहले तो ये देखेंगे और उसके बाद जानेंगे कि लोगों का क्या कहना था और क्या रिएक्शन था 12 बजे फोन खरीदने के बाद। अभी सर सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि देखिए एप्पल प्रोडक्ट फर्स्ट लॉन्च, पेइंग द प्रीमियम, तो फर्स्ट लॉन्च में फोन डिजर्व करता हूँ एंड आई हैव इट, दैट्स ऑल। क्योंकि आईफोन है, नहीं और कोई फोन होता तो शायद नहीं, पर आईफोन के लिए डेफिनेटली आएंगे हम रात को 12। मे बी जब नेक्स्ट उनका आईफोन 7 या 7s लॉन्च होगा फिर से हम 12 बजे आएंगे। महंगे आईफोन्स, एक तो जिसको बोलते हैं कि एक्साइटमेंट मुझे लग रहा है सच में इस बार थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो भीड़ भी होती थी पहले आईफोन की, जो एक्साइटमेंट होती थी, वो भीड़ भी थोड़ी कम थी इस बार। शायद मुझे लग रहा है कि प्री ऑर्डर्स जो है उसके ये भी कम होते हुए नजर आए हैं। प्राइसिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एक इश्यू हो सकता है, लेकिन फिर भी नया जो कलर आया है रोज गोल्ड, उसका अट्रैक्शन सच में बहुत ही ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि उसका 64GB वर्जन तो मिल भी नहीं रहा था। ओवरऑल कह सकते हैं हम रात को 12 बजे एक्साइटमेंट तो था, लेकिन उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। यश भट्ट, मुंबई। तो थोड़ा सा ठंडा रिस्पांस आईफोन 6s और 6s प्लस को मिलता हुआ, लेकिन ट्रैक करेंगे कि वहां पर किस तरह की सेल्स आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का। हमारी नजरें रहेंगी आज के ट्रेडिंग गेम प्लान पर ही। आपके लिए हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद स्टॉक 2020, जहां पर आपको मिलेंगे 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। नमस्कार।